नमस्कार, मैं सुशील नमस्कार। शंकर मिग एटीवी चैनल से हूँ और आप देख रहे हैं सीधा लाइव। आज हमारे साथ दो आदमी और जुड़ने वाले थे, एडवोकेट साहब, वो शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं, और एक आने वाले थे हमारे साथ डॉक्टर जॉली, वो भी अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। खैर, जब तक वो जुड़ते हैं तब तक हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रोग्राम का आज का विषय होगा जिम। जिम के बारे में। जिम सर वो चीज़ है जो कि हमारे पूरे देश भर में फैला हुआ है। इसमें क्या होता है कि सर इसमें बहुत सारे जिम हैं, छोटे बड़े, तो हर आदमी आज अपना जिम में जाके बॉडी बनाना चाहता है। उसने देखा कि हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने बॉडी बनाई है, तो वो अपना बॉडी बनाने निकल जाते हैं। उनको इफ एंड बट नहीं पता होता है कि हमारा क्या होने वाला है, साइड इफेक्ट्स का क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो आज हमारे साथ बैठे हैं शांतनु बैनर्जी, जो कि जिम ट्रेनर हैं, जयपुर से हैं, और ये 40 इयर्स का इनका एक्सपीरियंस है। ये खुद अपना जिम चलाते हैं। इन्होंने बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ से ट्रेन करके निकाला है, और ये क्वालिफाइड है। और मैं ये जानता हूँ कि जो आजकल जिम चला रहे हैं, कई छोटे मोटे जिम चल रहे हैं, उसमें अनक्वालिफाइड लोग भी हैं। तो जिससे ये होता है क्वालिफिकेशन और अनक्वालिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो शांतनु बैनर्जी, मेरा आपसे डायरेक्ट सवाल ये है कि जी सर। क्या जिम जिम ट्रेनर्स को कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, या कोई भी आदमी थोड़ा सा अपना ट्रेनिंग करके बोल सकता है? विक साहब नमस्कार, सभी श्रोताओं को नमस्कार। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। जिस तरह से जैसे अगर डॉक्टर है तो अगर वो एमबीबीएस एमडी नहीं होगा तो ऐसा माना जाता है कि वो डॉक्टर नहीं है, उसको एक क्वालिफिकेशन की जरूरत है। तो उसी तरह से जिम में क्या है कि होता ये है कि जो भी साल 2 साल कर लेता है तो वो ट्रेनर अपने आप को समझता है कि मुझे सब कुछ आता है। लेकिन किसी जमाने में ये ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशंस थे नहीं। अब मैंने जैसे एसीएसएन, ईसा, आईएफए, आईसीएस, ये 4 मेरे क्वालिफिकेशंस हैं जो चारों यूएसए के हैं। और मैंने तब 1990-2000 के आसपास लिया था, जब लोगों को पता भी नहीं था कि इस तरह का कोई सर्टिफिकेशन होता है। लेकिन ये सर्टिफिकेशन इतना सामान्य सर्टिफिकेशन नहीं है। इसको पास करने के लिए आपको मिनिमम 50%, आपको 50% मार्क्स आपकी जरूरी होनी चाहिए, तब आप इसको पास करेंगे। इसमें करीब करीब आप ये जैसे मेडिकल के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होता है, तो उस तरह से इसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, काइनेसियोलॉजी, तो इस तरह से हर चीज का पेपर अलग से होता है। तो जब तक आप इसके अच्छी तरह से वाकियत आपकी नहीं होगी, आपकी नॉलेज नहीं होगी, तो तब तक ये सर्टिफिकेशन क्लियर करना बड़ा मुश्किल है। तो एक थियोरेटिकल नॉलेज कम से कम देती ही है कि हाँ भाई, आपका जो शरीर है वो किस तरह से काम करता है। एक्सरसाइज के साथ और शरीर के साथ आप तालमेल कैसे बिठा सकते हैं, किस तरह से कौन सी एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, किस तरह से करने से आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। तो ये सारी चीज तो है ही। साथ में ये है कि थ्योरी की जगह और प्रैक्टिकल की जगह आप साल 2 साल आप कुछ करके आप ये नहीं सोच सकते कि एक 30 साल 40 साल से जो जिसने नॉलेज ली है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, एक डॉक्टर अभी एमडी करके या एमएस करके निकला है, और एक आपको पता पड़ता है कि सर डॉक्टर के 30 साल पुराना इनका एक्सपीरियंस है, तो आप निश्चित रूप से आप उस डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे जिसके पास 30 साल का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा मायने रखती है कि थियोरेटिकल नॉलेज आपका वो एक बहुत एसेंशियल पॉइंट है कि आपके पास सर्टिफिकेशन हो, प्लस एक बहुत अच्छा आपके पास एक्सपीरियंस और स्किल हो। वो एक बहुत अच्छा, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। शांतनु जी, आपके पास अगर कोई एक इंसान आता है, वो कहता है कि जी मुझे अपनी बॉडी बनानी है, तो आप उसको पहले क्या उसको एडवाइस करते हैं? क्योंकि वो तो रॉ है, उसको तो उसने ये देखा है कि एक्स सेलिब्रिटी ने इतनी अच्छी बॉडी बनाई है, मेरी भी बॉडी वैसे ही बने। वो सीधा जिम में जाता है और आपके पास आके आपसे कहता है कि जी मेरे को बॉडी बनानी है क्योंकि मुझे इस तरह दिखना है। तो आपका पहला कर्तव्य क्या होता है? वो जो भी इंसान आपके पास आता है उसको क्या गाइड करते हैं आप? सबसे पहला फर्स्ट स्टेप ये है कि सबसे पहले तो उसकी उम्र देखी जाती है कि किस उम्र का है। एक 18 साल का नौजवान अगर आता है और एक 40 साल का या 50 साल का या 60 साल का व्यक्ति आता है, तो दोनों में बहुत फर्क है।
कि आप 18 साल के व्यक्ति को, मतलब एक नवयुवक को, आप 40 से 50 साल के व्यक्ति के तुलना में एक जैसा नहीं मान सकते आप। दूसरा, जो भी आता है तो हम सबसे पहली चीज जो करते हैं उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, चाहे उम्र कुछ भी हो, उसकी उम्र कुछ भी हो, आप एक मिनट हिस्ट्री क्या। मेडिकल हिस्ट्री जो है बहुत जरूरी है कि कोई भी आपके पास आएगा, मेडिकल हिस्ट्री बहुत जरूरी है। जी जी जी, क्योंकि कई बार मेरे पास 18, 19, 20 साल के लड़के आते हैं, लेकिन वो टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित हैं, तो उनको देख के आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप मेडिकल हिस्ट्री उनकी पूछेंगे तब वो बोलेंगे साहब टाइप 1 डायबिटीज है मेरे, मैं इस तरह से इंसुलिन लेता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। तो वो उम्र के साथ कुछ लेना देना नहीं है उसका। कुछ लोग हैं 18-20 साल की उम्र में बोलते हैं कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, L4 L5 में मेरे बहुत ज्यादा दर्द रहता है। तो अब अगर इनके इस तरह का दर्द है या कोई डायबिटीज की हिस्ट्री है, या कई बार ऐसा देखा जाता है कि वो एज रिलेटेड नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर का एक बहुत बड़ा वो रहता है कि भाई जो बीपी है वो कई लोगों के बहुत हाई रहती है, कई लोगों की बहुत डाउन रहती है। इस तरह से जो हार्ट, तो वो क्या है कि इसको टेकाइकार्डिया बोलते हैं, अगर हार्ट रेट बहुत ज्यादा है, बेकाइकार्डिया है तो हार्ट रेट कम है। तो आप पल्स देखेंगे तो कई बार पल्स ऐसा लगता है कि ये तो 50-55 की ही पल्स है। तो 50-55 की पल्स अगर कोई बहुत अच्छा हेल्दी इंडिविजुअल हो जो बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स करता हो, तो वो जाने ही बात है कि उसका जो हार्ट रेट रहता है वो थोड़ा कम रहता है, क्योंकि मजबूत हार्ट होता है। लेकिन किसी ने एक्सरसाइज नहीं की है तो 50 का उसका हार्ट रेट है, या कोई एक्सरसाइज नहीं की है और उसका हार्ट रेट 100 के भी ऊपर है, तो इसका मतलब वो टेकाइकार्डिया बेकाइकार्डिया के बीच में। इसका मतलब सबसे पहले ये कि आप किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाए और उनसे ये क्लियरेंस लें कि भाई मेरा जो हार्ट है, ये हार्ट मेरा इस तरह से जो इसका रिदम है, ये रिदम ज्यादा है या कम है, जो नॉर्मल पल्स है तो वो नॉर्मल पल्स ज्यादा कम है, तो ये चीजें देखना। अगर उम्र दराज व्यक्ति हो तो उसके लिए देखना कि उसका लाइफस्टाइल क्या है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर वो ऑफिस गोअर है, वो दिन में कितने घंटे अपनी डेस्क पे बैठा रहता है, क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति है जो इधर उधर हिलता डुलता हो, हिलता डुलता मतलब जिसका मूवमेंट ज्यादा हो, तो उस व्यक्ति का और एक जो डेस्क के ऊपर बैठा है, इन दोनों व्यक्तियों में फर्क होगा। इन दोनों व्यक्तियों को आप किस तरह से एक्सरसाइज कराएंगे। फिर मेडिकल हिस्ट्री में ये आता है कि आपके पेरेंट्स क्या रहे हैं। अगर जैसे 40 साल 50 साल का आदमी है, अगर वो बोलता है मेरे जोड़ों में दर्द है, तो क्या उनके पेरेंट्स के आर्थराइटिस की कोई प्रॉब्लम रही है, रूमेटाइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, कि उनकी आर्थराइटिस की कोई प्रॉब्लम रही है, और बीपी शुगर, ये कोई उनका मेडिकल मतलब उनका हेरिडिटरी ट्रेट है कि वो फैमिली में वो चीज चल रही है। तो ये सारी चीज देख के फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है, वो दूसरा स्टेप ये है कि अगर आपने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की है तो आपको धीरे धीरे अभ्यस्त करना कि एक्सरसाइज क्या होती है। जैसे अपन एक नई गाड़ी, एक मिनट, क्या इसको आप मॉनिटर करते हैं? जी हाँ, इसको बिल्कुल मॉनिटर किया जाता है, इसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि किस हिसाब से वो जो मेडिकल हिस्ट्री है वो क्या है, उसका रिकॉर्ड रखते हैं। फिर उसके बाद ऐसा है कि जैसे आपने कोई गाड़ी खरीदी, आपने 2 व्हीलर खरीदा, तो ऐसे बोला जाता है कि भाई शुरू में इसको आप 40 के ऊपर स्पीड में नहीं चलाएं, आप डबल नहीं बैठाएं। तो वो गाड़ी की जो हेल्थ है, वो गाड़ी की हेल्थ के लिए उस तरह से जो जिम में आता है तो उसको भी इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि भाई आप जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करें। हर 2 मिनट 3 मिनट के बाद उससे पूछा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं आपको चक्कर आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी सांस फट रही है, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि वो कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। हर आदमी अलग है। जैसे मैं जो आते हैं मेरे पास उनको मैं बोलता हूँ कि एक क्लास में अगर विद्यार्थी पढ़ते हैं तो हर कोई डिस्टिंक्शन होल्डर नहीं है, हर कोई फेलियर नहीं है, हर कोई फर्स्ट डिविजनर नहीं है। तो उसमें डिस्टिंक्शन होल्डर भी है, फर्स्ट डिविजनर भी है, सेकंड डिविजनर भी है, थर्ड डिविजनर भी है। तो हर व्यक्ति की जो बॉडी है वो बिल्कुल अलग होती है। तो व्यक्ति के हिसाब से अपने को लेकर चलना पड़ेगा। अपन एक ऐसा जर्नल क्राइटेरिया नहीं बना सकते हैं कि ये वन सूट फिट्स ऑल, कि आपने एक सूट बना दिया और सबको फिट हो जाएगा। ऐसा नहीं, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई कैसा है। तो वो टेलर मेड होना चाहिए कि हर व्यक्ति के हिसाब से आपको उसको एक्सरसाइज आपको करवानी है। तो ये ध्यान रखना दूसरी चीज जी। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताएं शांतनु जी, जब आपके पास ये लोग आते हैं, आप इनको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं, तो क्या इनका मॉरल ड्यूटी ये नहीं बनता है कि किसी भी इंसान का कि जो हमें इंस्ट्रक्टर बता रहे हैं या जो हमारे गुरु बता रहे हैं हम उस हिसाब से चलें? ये आपसे तो कुछ पूछ के जाते हैं, बाहर किसी ने बोला अरे ठीक है इंस्ट्रक्टर जो बोल रहा है बोलने दो, आप तो वो अगर बोलता है 2 कदम चलो आप तो 4 कदम चलो,
जल्दी आपकी बॉडी बन जाएगी। क्या ऐसे भी मिसकंसेप्शन आते हैं आपके पास? बिल्कुल ऐसे आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आजकल के जमाने में तो खास तौर से, क्योंकि इतना सहनशील कोई भी नहीं है। हर कोई जी ये जी। चाहता है कि तुरंत तुरंत, जैसे 2 मिनट नूडल्स है, तो बॉडी भी 2 मिनट नूडल्स की तरह तुरंत बनकर आ जाए। तो जो वो संभव नहीं है, लेकिन हर इंसान ये सोचता है कि मैं कम से कम काम करूं और ज्यादा से ज्यादा मेरे को कोई चीज मिल जाए। तो मिल जाए। वो इतना ऐसा संभव नहीं है, इसके लिए वक्त लगता है। जब तक आपका शरीर उसके काबिल नहीं बनता है तो तब तक तो ये चीजें हो नहीं सकती, तो इसके लिए वक्त लगता है। अब जो जी आपने जी। कहा कि हम लोग सिखाने के उसमें रहते हैं कि हम लोग तो सिखाएं, लेकिन आजकल YouTube यूनिवर्सिटी इतनी जबरदस्त है कि हर आदमी सोचता है मैंने YouTube देख लिया, और YouTube देख के तो भाई ये तो ट्रेनर तो क्या जानता है, मैं तो इससे ज्यादा जानता हूँ। एग्जैक्टली तो मैं इसीलिए बता रहा था कि जिम खतरनाक क्यों हुआ है। जिम इसीलिए खतरनाक हुआ है क्योंकि आप लोग के कारण नहीं, ये उन लोग के कारण हुआ है जो यूट्यूब देखते हैं या जो अपने दोस्तों का कहना मानते हैं। वो दोस्त कुछ कहते हैं, यूट्यूब कुछ कहता है, वो सारा कुछ लाके आपके जिम में उसको प्रैक्टिकली करते हैं। और प्रैक्टिकली करने के बाद अगर गलत होता है तो सारा इल्जाम किस पे जाता है? ट्रेनर पे। यानी जिम का जो मालिक या ट्रेनर है उसके ऊपर जाता है। तो इस सारी चीजों को कैसे आप लोग कंट्रोल करते हैं? कंट्रोल का आपका मेथड क्या है? इसको कैसे कंट्रोल करोगे? क्योंकि अगर मान लीजिए आपके जिम में कोई आया और उसका कोई हादसा हो गया, उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो आप, हम लोगों ने कई देखे हैं कि इस समय कई लोग गए हैं, कई सेलिब्रिटीज भी गई हैं, उनका भी कार्डियक अरेस्ट हुआ है या जिम में उनका डेथ हो गई है। तो बेसिकली इसके पीछे क्या होना चाहिए, कैसे होगा ये सही? अब देखिए विक साहब, प्रश्न बहुत अच्छा है आपका। अब अगर डॉक्टर के पास आप जाते हैं और डॉक्टर बोलता है कि ये एक दवाई है, ये 2 गोली आपको दिन में 2 बार खानी है, जी जी। तो इसका डोज है कि आपको दिन में 2 बार 2 गोली 2 बार खानी है। आप ये सोचेंगे कि भाई ऐसा करने में डॉक्टर ने लिख दिया into 5 days कि आप 5 दिन तक ये लें, और आदमी ये समझता है कि मैं इसकी 4 4 गोलियां और दिन में 4 बार ले लूंगा तो मैं एक दिन में ठीक हो जाऊंगा। जी जी। तो वो तो संभव नहीं है। तो लेकिन जो मानसिकता है, वो मानसिकता यही है कि भाई 4 गोली दिन में 4 बार ले लूंगा तो मैं एक दिन में ठीक हो जाऊंगा। जी हाँ। तो ये मानसिकता के ऊपर आदमी आता है कि मैं ज्यादा कर लूंगा, ज्यादा ऐसा हो जाएगा। अब जो हादसे होते हैं, तो मुख्यतः जो हादसे हैं वो आजकल जो देखने में आए हैं, वो आमतौर से ट्रेडमिल के ऊपर सबसे ज्यादा होते हैं। देख, ट्रेडमिल, इसका जिम्मेदार कौन? जो हादसे हाँ आपके उसके अंदर हो रहे हैं जिम में, उसका जी। जिम्मेदार कौन? आप हाँ, या मैं इसी को कौन? स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि होता ये है कि जैसे आमतौर से ट्रेडमिल पे आते हैं तो वो बोलते हैं, जो ट्रेनर्स हैं वो बोलते हैं कि भाई आपको 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आपको धीरे धीरे चलना है। ये आप जी हाँ। 15 20 दिन का एक्सपीरियंस हो गया तो भाई इस स्पीड में रख के आप ट्रेडमिल को इस पे चलें, आप 5 की स्पीड में रखें, 10 की स्पीड में रखें और फिर जी इसमें चलें। लेकिन कोई भी, अब इतने जिम में इतनी भीड़ होती है, जाने की बात है कि एक आदमी जी के ऊपर खड़ा रहना संभव नहीं है, आपने बता दिया उसको। लेकिन जी होता जी। ये है कि ये व्यक्ति हाँ आता जी है, वो ट्रेडमिल पे आता है, सवार होता है और धमाधम दौड़ने लग जाता है। हाँ जी। हाँ और जी। इस जैसे ही वो तुरंत दौड़ता है, अपना जो हार्ट है वो हार्ट रेस्ट के ऊपर रहता है, अचानक इसके ऊपर लोड पड़ता है तो हार्ट रेट जबरदस्त गति से आगे बढ़ता है। जैसे 72 की आपकी नॉर्मल जो आपका जो जी पल्स जी रेट है वो 72 के आसपास होना चाहिए। तो जी आपने जी। धमाधम इस पे दौड़ना चालू किया, आप 72 से आपके 80 90 पे जाए, धीरे धीरे जाए तो कोई बात नहीं, आपने 72 पे दौड़ना चालू किया और बहुत तेजी जी से धमाधम दौड़ने लगे, वो 140 150 160 पे शूट कर जाता है। अब वो जी। शूट करने पे हार्ट अपने आप को संभाल नहीं पाता और वो हार्ट कोलैप्स हो जाता है। सर, तो ये आजकल भी मैंने देखा है कि कई एप्स आ गए हैं। जैसे जो थ्रेडमिल पे लोग चलते हैं वो अपने हाथ में एक स्मार्ट वॉच लगाते हैं। स्मार्ट वॉच उनको टाइम टू टाइम ये बताता है आपका क्या इस समय पोजीशन है, पल्स कितना है, ये कितना है, उसके हिसाब से वो करते रहते हैं। अब ऐप जो है इस पे कितना बिलीव किया जाए, क्योंकि ऐप जो है फाइनली उसमें कोई सेटिंग तो होती होगी ऐप में कि भाई इतना पल्स रीडिंग हो, इतना पल्स, वो ऐप के हिसाब से भी अपना काम करते हैं। तो ट्रेडमिल पे ही ज्यादातर हम लोगों ने देखा है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ट्रेडमिल पे ही हुए। और जितने कार्डियक अरेस्ट के केसेस हैं
वो सारे आपके जिम से ही, आपके मीन्स आप लोगों के जिम से ही निकले हैं। कार्डियक अरेस्ट इज वन ऑफ द मेन थिंग जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, और ये हमारे यंगस्टर्स और हमारे जो पुराने लोग हैं और हमारे जो अच्छे लोग हैं जिम में जाते हैं, उन सबके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अब इसको कैसे रोको? ये सिर्फ यंगस्टर्स की बात नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में इसकी कवरेज आया था, इसके न्यूज़ भी छपे थे कि कुछ बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं जो हमारे एसएमएस के भी हैं और कुछ इधर उधर के ऑल ओवर इंडिया, बहुत अच्छे बड़े विख्यात और प्रख्यात डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं। उनकी भी ट्रेडमिल पे डेथ हुई है, उनकी भी ट्रेडमिल पे डेथ हुई है। अब होता ये कि जैसे मेरे पास डॉक्टर्स आते हैं, अगर मैं उनसे बोलता हूं कि ये एक्सरसाइज ऐसे नहीं, इसको आप जैसे कर रहे हैं वैसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, या उनको मैं बताता हूं कि आपका जो ये मसल जो है ये कैसा मूव करेगा, ये आपकी जॉइंट कैसे मूव करेगी, तो यहाँ तक कि मेरे पास एमएस ऑर्थोपेडिक्स के भी मेरे पास लोग आए तो बोलते हैं कि सर बात तो आपने बिल्कुल सही कही है, ये हमने हमारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की हमने कोर्स में पढ़ा है, लेकिन उसके बाद हम क्लिनिकली इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि हमारे पास अब मतलब ये दवाई लिखनी है हमको कि जो आया है उसकी क्या बीमारी और दवाई लिखनी है, तो वो जो बेसिक नॉलेज है तो वो भी हमारे दिमाग में कहीं पीछे की तरफ चली गई है। अब हमारा काम सिर्फ क्लिनिकल है, तो वो डॉक्टर्स भी सहज रूप से इस बात को उनके दिमाग में नहीं आती है कि जो चीज हमने पढ़ी है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो अगर ये जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, अगर इनके दिमाग से भी अगर स्किप हो जाता है तो आप सोचिए आम आदमी तो किस तरह से ऐसे जागरूक रह पाएगा। तो आम आदमी तो चलता ही, ये जो ऐप है आजकल, ये ऐप ये मान लें कि मुश्किल से 5 से 10% ऐप ऐसे हैं जो रिलायबल है, वरना मैंने अपने जिम के लोगों को मैंने देखा है, मैंने उनको दिखाया है कि ये देखिए ये आपका जो हार्ट रेट 72 होना चाहिए, ये देखिए मैं पल्स आपका देख रहा हूँ, पल्स आपका 72, 73, 74 या 70 से 75 के बीच में रन कर रहा है, लेकिन आपका जो ऐप है वो बिना एक्सरसाइज किए आपका ये 60, 61 इस रेंज पे आपका ये पल्स बता रहा है। जी, तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? मतलब वो ऑथेंटिसिटी ऐप ऑथेंटिक नहीं है। जी, तो इसलिए आप ऐप पे नहीं जाएं। आपका जो शरीर है वो अपने आप आपको बताएगा, आपका जो हार्ट है वो अपने आप, अगर आपने जरूरत से ज्यादा किया, थोड़ी देर करते ही आपकी सांस चलने लगेगी, आपको बात करने में दिक्कत आएगी। जैसे मेरा मानना ये, मैं लोगों को बोलता हूं अगर आप ट्रेडमिल पे हैं या आप कार्डियो कर रहे हैं या आप क्रॉस ट्रेनर पे हैं, किसी भी चीज पे आप हैं, अगर आप पड़ोसी के साथ अगर आप बात कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, इसका मतलब आपका हार्ट सही काम कर रहा है। अगर आप बात नहीं कर पा रहे हैं पड़ोस के साथ या आपको ट्रेनर कुछ बोल रहा है आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब कि आपका हार्ट रेट जरूरत से ज्यादा काम कर रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत आपकी सांस चलेगी, लेकिन अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी लिमिट से ऊपर जा रहे हैं। ये एक सेफ गार्ड का आमतौर से एक लेमैन को, एक आम आदमी को ये पता पड़ जाता है इससे कि भाई मेरी एक्सरसाइज रेंज कैसी चल रही है। जी शांतनु जी, पुराने जिम में और नए जिमों में क्या डिफरेंस हुआ है? ये तो साहब जमीन आसमान का फर्क हो गया, जमीन आसमान। इसमें मेन डिफरेंस क्या है? पुराने जमाने में जो जिम हुआ करते थे वो जिम, सबसे पहले तो खैर अखाड़े हुआ करते थे, व्यायामशाला हुआ करती थी, उसके बाद जिम जहाँ करते थे उसको अखाड़ा कहते थे, वो एक किस्म से जिम था जिसको आज आप जिम कहते हो। तो अखाड़ा कन्वर्ट होते होते आज ये एयर कंडीशन जिम हो गया है, जिसमें वो भी अखाड़े आप लोग जिम करते हो। बिल्कुल बिल्कुल, पहले अखाड़े थे, फिर अखाड़ों का थोड़ा और मॉडिफाइड वर्जन आया, वो व्यायामशालाएं बनी जिसमें थोड़ी सी बेंच रखी रहती थी, थोड़े से वेट्स रहते थे, मुकदर रहते थे, ये सब चीजें रहती थी। तो अखाड़ों के बाद व्यायामशालाएं आई, फिर जिमें आई। अब जिम जो आज से, जैसे मैं 30 साल मेरे को हो गए, 30 साल से मैं प्रोफेशनल जिम चला रहा हूँ, तो 30 साल पहले इतनी मशीन्स तो क्या मशीन्स थी नहीं। उस टाइम फ्री वेट्स हुआ करते थे, बेंच प्रेस, बारबल्स, डंबल्स, स्क्वाट्स, ये वो, तो ये फ्री वेट्स हुआ करते थे। और आमतौर से आदमी पसीना बहाना पसंद करता था, मेहनत करता था,
वो घड़ी नहीं देखता था। वो जब आता था 1.5 घंटे 2 घंटे वो मान के चलता था कि मैं 1.5 घंटे 2 घंटे की मेरी कसरत, मेरी वर्जिश 1.5 घंटे 2 घंटे की होगी होगी। आज आदमी आता है, आज आदमी सबसे पहले तो वो देखता है भाई एसी चल रहा है नहीं चल रहा है, जी म्यूजिक जी। सिस्टम चल रहा है नहीं चल रहा है। बिना म्यूजिक के, बिना एसी के आजकल इसी आप जिम सोच ही नहीं सकते। चकाचौंध इसी को वाली तो रोशनियां होनी चाहिए। तो आज का जिम है मॉडर्न जिम है। हाँ, मॉडर्न जिम आजकल क्लब बन गए हैं, ये जिम नहीं रहे, ये क्लब तो बन क्या गए हैं। यहाँ आदमी अपने स्टेटस को दिखाने के लिए आता है, वर्जिश कम करता है, अपना जी स्टेटस ज्यादा दिखाता है। तो जी स्टेटस जी। के हिसाब से आते हैं कि भाई मैं इस जिम में जा रहा हूँ जिसकी मंथली मेंबर, जिसकी सालाना मेंबरशिप 15,000 है, उसमें जा रहा अच्छा। हूँ जिसकी 25,000 है, जिसकी 40,000 है। तो ये एक स्टेटस हो गया, ये आजकल मेहनत वाली बात नहीं रही। अब जी मेरे जी को आप ये बताइए कि आप अगर जिम में जा रहे हैं या कसरत कर रहे हैं तो आप पसीने बहाने के लिए जाएं वहां पे। आप जी जाते जी भी, जो मानसिकता यही कि आप पसीना बहाएंगे वहां पे। आप जी जी। एसी में एक्सरसाइज करेंगे तो आप पसीने कैसे बहाएंगे? जो पसीना शांतनु जी, जो आप पसीना दिन भर बहाने, जो आप कहते हैं पसीना बहाने के लिए जिम में जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जिम में बिल्कुल आप लोग फीस लेते हैं, दस जी हजार 20,000 5,000 कुछ भी फीस लेते हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं आज के पढ़े लिखे, वो कहते हैं जिम में जाने की जरूरत नहीं है, आप साइकिल चलाइए सुबह शाम, वो जिम से भी अच्छा काम करता है। क्या ये सत्य है? हाँ। अब ये क्या है कि जैसे जिम में जाते हैं तो जिम में क्या हर तरह की चीजें होती हैं। अब फिटनेस जो है, फिटनेस मतलब जो शारीरिक सक्षमता है, वो पहले तो एक तो स्ट्रेंथ लेवल है कि आपकी जी। स्ट्रेंथ लेवल क्या है। दूसरी आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस, यानी आपका जो हार्ट रेट है, हार्ट कैसे वर्क करता है। वो तीसरी साइकिल आपकी पे भी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इस तरह से हाँ स्ट्रेंथ, कार्डियो, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीजें मिला के एक संपूर्ण व्यक्ति के जो शारीरिक उसका फिटनेस है वो पता करती है। अब आमतौर जी से साइकिल वगैरह अगर आप चलाएंगे तो उसमें निश्चित रूप से आपकी फिटनेस, जो कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस है हार्ट का जो है, वो तो काम कर लेगा, लेकिन उसके साथ जो स्ट्रेंथ बिल्डिंग है, आपके जो मसल्स में जो दमखम होना चाहिए, जिसकी वजह जी से आपकी हड्डियां, आपके जो जॉइंट्स हैं वो मजबूत रहें, उसके जॉइंट्स के ऊपर मांसपेशियों का जो पकड़ है वो मजबूत रहे, वो सिर्फ साइकिल चलाने से या किसी दूसरी चीज से मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। अब वैसे तो ये जी तो थोड़ी सी लीग के बाहर की बात होगी विक साहब, लेकिन अगर सर। इस हिसाब से देखा जाए ना तो सेक्सुअल हर जो हर इंसान काम। हर इंसान जो है जिम में तो जा नहीं सकता। तो जी उसके लिए आप मुझे ये बताएं कि किसी भी एक अच्छे शरीर के लिए क्या जी। विशेष खुराक होनी चाहिए, और उसका सस्ते से सस्ता, सुंदर से सुंदर, टिकाऊ इंसान होना चाहिए, साइकिलिंग करे। आप खुराक बता दीजिए, वो साइकिलिंग करेगा। बताइए जी खुराक, बॉडी में क्या बिल्कुल। खुराक होनी चाहिए? खुराक सबसे पहले तो ये है कि जो अपना कार्बोहाइड्रेट लेवल है वो कम होना चाहिए। अच्छा। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स ये थोड़ा सा इसकी मात्रा कम होनी चाहिए। प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जी जितना थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा उतना शरीर की जो शक्ति होगी वो ज्यादा होगी, मसल्स की एनर्जी, जो मसल्स के अंदर पावर होगी वो ज्यादा मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट आमतौर से आदमी को सुस्त बनाता है। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ इतना ही लेना चाहिए कि आपकी बॉडी को नित्य प्रतिदिन के लिए जो ऊर्जा की जरूरत है, जो एनर्जी की जरूरत है, तो वो एनर्जी सस्टेन कर पाए, वो एनर्जी उसको मिलती रहे, उसका काम चलता रहे। अब जैसे कई जी जी सारे होते हैं, अब आजकल के जो नए नए फैट डाइट्स आए हैं, जैसे कीटो डाइट आया है, तो जी ऐसे बोला जाता है कि कार्बोहाइड्रेट लेवल को आप बिल्कुल जीरो कर दें, आप प्रोटीन लेवल को मैक्सिमम रखें। तो ऐसा नहीं है। जी मेरा जी मानना है कि संतुलित सा खाना जिसमें 50% के आसपास आपकी कार्बोहाइड्रेट हो, 30 से जी 35% आपके पास आपकी प्रोटीन्स हो, और बाकी जी 10% के आसपास फैट्स का आपका रहे। क्योंकि लोग बोलते हैं कि फैट्स नहीं लेना चाहिए, लेकिन फैट्स, कुछ फैट्स ऐसे हैं जो बहुत एसेंशियल है आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, आपके ब्रेन के लिए, हार्ट के जी लिए, जी किडनी के लिए। अगर ये एक न्यूनतम मात्रा फैट्स की नहीं होगी तो आपका जो बॉडी का इंटरनल सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। तो एक संतुलित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने खूब सारी रोटियां खा ली, आपने प्रोटीन नहीं लिया, या जी जी आपने जी तेल चीजें बहुत खा ली। ऐसा नहीं, संतुलित रखें। इसमें जी कार्बोहाइड्रेट 50%, 30-35% प्रोटीन, इस तरह से एक जी। संतुलित आपका खाना हो तो निश्चित रूप से आपकी शरीर और सेहत बहुत अच्छा काम करेगी। शांतनु जी, सप्लीमेंट्स का क्या महत्व होता है बॉडी में? सप्लीमेंट्स।
बहुत बहुत बढ़िया सवाल है साहब। आजकल तो सप्लीमेंट ही सप्लीमेंट है। आपका ऑडियो, शांतनु जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा। हेलो, अब आ हेलो। रहा है जी? हेलो, हेलो। हाँ ऑडियो। हाँ हाँ, बोलिए आ रहा है बोलिए। जी? जी। हाँ आ गया सर। सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का जी क्या हाँ। महत्व है सर बॉडी में? जी जी। सप्लीमेंट्स देखिए, सबसे पहले अगर हम डिक्शनरी में जानते हैं ना, तो डिक्शनरी में सप्लीमेंट्स का अर्थ होता है इन एडिशन टू, किसी जी के जी। अतिरिक्त। तो सप्लीमेंट्स मींस इन एडिशन टू व्हाट, इन एडिशन किसके एडिशन? ये तो हाँ इन इन एडिशन एडिशन। टू द नॉर्मल डाइट, इन एडिशन टू द नॉर्मल डाइट, जो बैलेंस डाइट जो आप ले रहे हो, उसके करेक्ट। अतिरिक्त जो आप ले रहे हो वो सप्लीमेंट्स है। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो आपकी बेसिक डाइट जो है वो तो बिल्कुल ठीक रहनी ही चाहिए। जी आप अपनी हाँ। बेसिक डाइट, आप सोचेंगे कि बेसिक डाइट को छोड़ के आप सिर्फ सप्लीमेंट के ऊपर चलेंगे तो आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी, तो ऐसा जी बिल्कुल नहीं है। आपकी सेहत खराब हो जाएगी। आपकी जी। नॉर्मल डाइट होनी चाहिए। नॉर्मल डाइट में अगर जैसे कोई आप बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप वर्जिश बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन आप टोटल वेजिटेरियन है, अगर वेजिटेरियन में जी ये मानते हैं कि आपको वेजिटेरियन डाइट में आपकी प्रोटीन की मात्रा उतनी नहीं मिल पा रही, हालांकि वेजिटेरियन डाइट में भी पूरी है, दूध में, पनीर में, इसमें सब में काफी है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो वे प्रोटीन जैसे है, तो वो जी एक सप्लीमेंट है जिसको आप ले सकते हैं। जी अगर हाँ। आपके जॉइंट में दर्द है तो कुछ ऐसे कॉन्ड्रोइटिन और ग्लूकोसोमाइन के इंग्रेडिएंट्स आते हैं जो खाने में नहीं मिलते हैं, अगर वो लेंगे तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट है। लेकिन सप्लीमेंट्स पूरी तरह से ऐसा नहीं कि इन ऑल सर्वे सर्वा है कि आप सप्लीमेंट्स के ऊपर पूरे के पूरे डिपेंडेंट हो जाएं, वो नहीं है। जी दूसरा ये है कि सप्लीमेंट इंडस्ट्री आजकल अरबों की इंडस्ट्री हो गई है, जी अरबों जी। की इंडस्ट्री में विज्ञापन हो गए। विज्ञापन के जरिए इंसान के मस्तिष्क में ये फीड कर दिया गया है कि अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेंगे तो आप अच्छी सेहत बना ही नहीं सकते। जी जी। अब ये सप्लीमेंट इंडस्ट्री के साथ डुप्लीकेट इंडस्ट्री जुड़ गई खूबसूरती है के लिए सिर्फ जो हल्दी चंदन वाली क्रीम, ये बीते जमाने की बात है। आज आपकी स्किन को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। डुप्लीकेट का जो मार्केट है वो उसकी पैकिंग ओरिजिनल से भी ज्यादा अच्छी है। तो मेरा ये या मानना है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो आप इसमें जाएं, वरना कोई ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आपको सप्लीमेंट्स के ऊपर जाना पड़े। बेसिक सप्लीमेंट्स लेंगे बहुत है, उससे ज्यादा की जरूरत सर नहीं है। अपने नॉलेज में ये भी आया है कि जितने भी आपके इंस्ट्रक्टर्स हैं या हमारे जितने भी इंस्ट्रक्टर्स आपके ऑलरेडी काम करते हैं जिम में, वो स्टेरॉइड्स बहुत लिखते हैं। स्टेरॉइड्स क्यों दिया जाता है बॉडी के लिए? स्टीरॉइड्स जो है वो सिर्फ इसलिए कि आजकल का जो नवयुवक है उसको जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी रिजल्ट्स। तो स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं बहुत ज्यादा, ये तो आपको भी पता होगा। हेलो, लगता है कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। लगता है कनेक्टिविटी खत्म हो गई है साहब, कनेक्टिविटी टूट गई है ऑडियो से आपकी साहब। मैं आ रहा हूँ, स्क्रीन पे आ रहा हूँ मैं। हाँ जी। हाँ, मैं ये बोल रहा था, ये जो स्टीरॉइड्स है ये वही 2 मिनट नूडल की तरह है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए कि फास्ट रिजल्ट्स देने के लिए ट्रेनर्स इनको रिकमेंड करते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि जी जी। स्टीरॉइड्स जैसे नवयुवक को अगर दिया जाता है, जो युवक हैं उनको स्टीरॉइड्स की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि स्टीरॉइड्स आमतौर से क्या है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाते हैं, जो पुरुष क्या? हार्मोन्स हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल इनको बढ़ाते हैं। तो एक 18 19 साल 20 साल 22 साल 25 साल तक तो
टेस्टोस्टेरोन लेवल बॉडी में वैसे ही अपने हिलोरे मारता है, उसकी लेवल वैसे ही बहुत ज्यादा रहती है। और आपने ऊपर से अगर स्टीरॉयड लिया तो जो आपके बॉडी का नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है, जो शरीर अपने आप इसको बनाती है, उसका लेवल नीचे चला जाता है। और वो नपुंसकता, ये सारी चीजें जो हैं वो धीरे धीरे इसलिए जनरेट होती है क्योंकि आपके बॉडी की जो खुद की कैपेसिटी थी ये टेस्टोस्टेरोन लेवल जनरेट करने की, तो वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को आपने आर्टिफिशियल लेवल से करके और अपनी बॉडी की जो नेचुरल लेवल है उसको आपने समाप्त कर दिया। दूसरा ये जो स्टेरॉइड्स पहलवानों को काफी दिक्कत होगी। इसका मतलब ये है कि पहलवान जो हैं स्टेरॉइड ज्यादा लेते हैं तो उनको ज्यादा दिक्कत होगी। बिल्कुल बिल्कुल, स्टेरॉइड्स का साइड इफेक्ट इतना बुरा है, ये हार्ट, किडनी और लिवर इसको पूरी तरह से करीब करीब खत्म कर देते हैं। हालांकि बोलते ये है कि आपने स्टेरॉइड्स लिया तो इसको वॉश कर सकते हैं। वॉश कर सकते हैं मतलब कुछ ऐसे दूसरे स्टेरॉइड्स या ऐसे मेडिसिन लेकर इनके इफेक्ट को आप खत्म कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इफेक्ट खत्म नहीं होते हैं। जैसे अगर आपके फ्लोर के ऊपर, आपके फर्श के ऊपर अगर तेजाब गिर जाता है तो उस तेजाब को आप हटाने के लिए अगर उसको आप साबुन से भी धोएंगे, आप पानी से भी धोएंगे, लेकिन वो कुछ एक स्पॉट अपना छोड़ जाएगा। तो इस तरह से आप कितना भी मेडिसिन ले लें आप, ये जो एक इल इफेक्ट, जो साइड इफेक्ट स्टीरॉइड्स का है वो निश्चित रूप से अपना प्रभाव छोड़ता है। होता ये कि शरीर ऊपर से दिखने में बड़ा बलिष्ठ लगेगा आपको, कि बड़े आपके डोले शोले जो बोलते हैं, आपके चेस्ट, बाइसेप्स, आर्म्स, बॉडी आपकी दिखने में बहुत ऐसी रिष्ट पुष्ट, इतनी अच्छी बॉडी बिल्डर जैसी हो गई। लेकिन वो होगा ये कि अंदर से जो है, अंदर से सिस्टम पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। तो आप ये कहना कि एक कंकाल को आपने ऊपर से कपड़े पहना दिए, अंदर से एक्सरे में वो सारी चीजें खत्म है, वो पूरी खत्म हो चुकी हैं वो। लेकिन आपके ऊपर से आपका शरीर अच्छा है, तो कुछ भी थोड़ा सा भी कोई ऐसा कोई आपकी इम्यूनिटी की कमी हो गई या कोई बीमारी अगर कोई आ गई तो आप तुरंत उसमें आप खत्म हो जाएंगे। आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड कर ही नहीं पाएगी क्योंकि अंदर से सारा सिस्टम खत्म है आपका। तो स्टीरॉइड, मेरा तो मानना ये है कि भगवान ने शरीर दिया है, उस शरीर से आप खिलवाड़ ना करें, जिम ना जाएं। अगर जिम जाना है तो इंस्ट्रक्टर्स का कहना माने और जैसा इंस्ट्रक्टर कहे उसी हिसाब से आप अपनी चीजें लेते रहिए और इंस्ट्रक्टर्स के कहे अनुसार ही प्रोग्राम करें। और न तो किसी यूट्यूब को देख के करें और ना ही किसी के कहने और बहकावे में आए, तो जिम जाने का फायदा है। अदरवाइज जिम जाने का कोई फायदा नहीं है। लोगों को दिखावा नहीं करना है कि हम जिम जाते हैं। आजकल तो मैंने ये देखा है सर, जो नए नव युवक लोग हैं, वो अभी घर से हम आए उनसे मिलने, भाई साहब आप कहाँ से आ रहे हो? हम जिम से आ रहे हैं। अरे जिम से तो ऐसे कह रहे हैं आ रहे हैं जैसे कहीं किसी से मिलने गए थे और कोई फतह करके आ रहे हैं किला। बाद में ये पता चलता है कि स्टेरॉइड ले लेके उसकी ये हालत हो गई, ये हालत हो गई कि आगे उनको जो दिक्कतें आती हैं शादी के बाद या शादी में, बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लगी। शांतनु जी मुझे एक बात बताएं, क्या स्टेरॉइड्स या कोई दवाई, अगर आप दवाई मीन्स मतलब जो भी आप चीजें प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप ये चीजें बाजार से ले लीजिए या ये प्रोटीन का डिब्बा ले लीजिए, ये ले लीजिए, क्या ये आप लोग ऑथराइज हैं प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको वापस स्टेरॉइड्स पे लेकर जाऊंगा। जैसे आपने कहा है, सिर्फ स्टेरॉइड्स, आम स्टेरॉइड्स नहीं, आजकल स्टेरॉइड्स जो एनिमल स्टेरॉइड्स हैं, एनिमल स्टेरॉइड्स मतलब जैसे रेस कोर्स का घोड़ा है, तो वो ज्यादा तेज भागे, ज्यादा सशक्त बने, उसके लिए उसको स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। जैसे इक्विपोइज है, ट्रेनबोलोन है, विंस्ट्रॉल है। तो ये घोड़े के लिए या जानवरों के लिए दिए जाते हैं। ये आमतौर से आजकल बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं कि भाई ये एनिमल स्टेरॉइड्स है, लेकिन एनिमल स्टेरॉइड्स भी ह्यूमंस के ऊपर, इंसानों के ऊपर काम में लिए जाते हैं कि उनको और ज्यादा मजबूत बनाए। आप सोचिए कि आजकल स्टेरॉइड का क्या लेवल हो गया कर दिए हैं क्या? जी, कंपनियों के इंट्रोड्यूस स्टेरॉइड्स हैं ये? हाँ, ये कंपनी के इंट्रोड्यूस स्टेरॉइड्स हैं। और ये जो मैंने नाम बोला है आपको, इक्विपोइज है, ट्रेनबोलोन है, विंस्ट्रॉल है, ये आपको इस नाम से बाजार में मिलेंगे, जो एडवांस बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं। जो आमतौर के जो आजकल जैसे पहले जो चलते थे कि डिकाडेरोलिन, सस्टेनॉन, ये तो आजकल ऐसी चीजें हो गई हैं जो आजकल का बॉडी बिल्डर या आजकल का नवयुवक समझता है ये तो टॉफी बिस्किट है, ये तो कोई भी आएगा और कोई भी ले लेगा। तो स्टेरॉइड का ये लेवल हो गया। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर वगैरह, ये भी बोलते हैं कि जो हम
1 महीने में जो स्टीरॉइड लिया करते थे वो आज का बॉडी बिल्डर 1 दिन का स्टीरॉइड लेता है। वो तो ये स्टीरॉइड एग्जैक्टली एक्चुअली क्या है कि वो रातों रात बनना चाहते हैं, स्मार्ट बॉडी दिखाना चाहते हैं कि रातों रात मेरा बॉडी ऐसा हो गया कि मैं हो गया जी, मैं जिम में जा रहा था ये निकला। ये सब बहुत ही खराब है, बॉडी को खोखला करता है। जिम में जाना नहीं जाना ये सेकेंडरी चीज है। इंसान, भगवान ने जो बॉडी दी है उस बॉडी को संभाल के रखें, अच्छी तरह कसरत करें। कसरत घर में भी हो सकती है, या योगा एक अच्छा, मतलब वो आपका कसरत नहीं है, जिम में जाने से अच्छा अगर योगा करे तो क्या वो अपनी बॉडी को नहीं मेंटेन कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, योगा बहुत एक अच्छा विकल्प है। योगा को आप करेंगे तो निश्चित रूप से शरीर का लचीलापन तो आपका रहेगा, इंटरनल ऑर्गन्स जो आपके होंगे वो बहुत अच्छे रहेंगे, शरीर का जो फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन है वो, साथ में जो आध्यात्मिक तेज है वो भी निश्चित रूप से आपको मिलता है। लेकिन जैसे जिम का है उसी तरह से योगा के भी कुछ ऐसे कुछ नियम और सिद्धांत है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह की बीमारी है तो वो किसी तरह का आसन नहीं करें। तो ये भी चीज है, वो भी अगर आप योगा भी करते हैं तो किसी अच्छे योगाचार्य के तहत ही करें आप। आपने जो बात थोड़ी देर पहले की, क्या जिम का ट्रेनर रिकमेंड कर सकता है सप्लीमेंट के लिए? हाँ बताइए। तो जिम का ट्रेनर सप्लीमेंट्स रिकमेंड कर सकता है, बशर्ते ये कि उसको ये पता रहे कि वो जो सप्लीमेंट रिकमेंड कर रहा है उसकी गुणवत्ता क्या है। नहीं, उस क्योंकि क्या जिम का ट्रेनर ऑथराइज है, मेरे पूछने का मतलब ये है, क्या वो ऑथराइज है प्रिस्क्रिप्शन के लिए? नहीं, ट्रेनर तो आप देखिए कि प्रिस्क्रिप्शन जो है, प्रिस्क्रिप्शन के लिए ऑथराइज बिल्कुल नहीं है ये। तो वो कैसे ट्रेनर कैसे लिख सकता है कि आप ये ले लीजिए वो ले लीजिए, कैसे लिख सकता है अगर ऑथराइज ही नहीं है तो? नहीं, मैं वही कह रहा हूं आपको कि एज अ रूल अगर आप नियम के हिसाब से आप चलने की कोशिश करेंगे तो उस हिसाब से ट्रेनर प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर सकता है, वो रिकमेंड कर सकता है। उसका रिकमेंड करना ये मेरी नजर में आप ये ले सकते हैं। एक मिनट, रिकमेंडेशन और प्रिस्क्रिप्शन वन और द अदर थिंग है। रिकमेंडेशन आपने मुंह से बोला, प्रिस्क्रिप्शन आपने लिख दिया, और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। हाँ, आमतौर से ये है कि आपने मुंह से बोला तो आपने रिकमेंड किया, आपने लिख दिया तो आपने प्रिस्क्राइब कर दिया। जी हाँ, आमतौर से जो ट्रेनर का काम है, फंक्शन है, वो ये है कि आप उसको बताएं कि देखिए ये आपकी डाइट है, ये आप डाइट से आपको मिल सकती हैं सारी चीजें। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं बाजार में, तो बाजार में इतने सारे ब्रांड है, आप ब्रांड किसी को ना तो रिकमेंड करें ना प्रिस्क्राइब करें, आप किसी को ब्रांड नहीं बोलें, लेकिन आप अवगत कराएं कि इतने सारे ब्रांड बाजार में हैं, तो आप किसी की जबानी सुनी हुई बात पे नहीं जाए। आप मुंह जबानी किसी बात पे, पुराना ब्रांड बहुत अच्छा है, ये ब्रांड बहुत अच्छा है, आप इसको देखें कि ये लैब टेस्टेड है या नहीं है। अगर लैब उसकी लैब रिपोर्ट आपके पास है तो इसका मतलब वो सप्लीमेंट ठीक है। तो ये आप फिर उन लोगों को बोलें कि भाई आप अपने हिसाब से आप वेरीफाई करें कि लैब टेस्टेड कौन सी चीजें हैं। अब मैं लैब टेस्टिंग में आपको बहुत अंदर की बात बताता हूँ विक साहब, कि जैसे वे प्रोटीन सप्लीमेंट है, अब वे प्रोटीन का प्रोटीन जो है वो लैब टेस्ट में आपको ये पता पड़ना चाहिए कि जैसे बोलते हैं कि वे प्रोटीन है तो वो 75% 80% उसमें प्रोटीन है, लेकिन वो लैब टेस्ट कैसे कराते हैं? लैब टेस्ट में जैसे जयपुर में मैं जानता हूं, जयपुर में मात्र 3 लैब ऐसे हैं जो प्रोटीन को प्रोटीन के तौर पे उसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। हाँ जी। होता है कि प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट होता है, तो नाइट्रोजन कंटेंट के लिए क्या करते हैं, वे प्रोटीन में अमोनिया मिक्स कर देते हैं, NH3 बोलते हैं इसको। तो अच्छा, N का जो NH3 का जो N है वो नाइट्रोजन है, तो आपने अगर इसमें अमोनिया कंटेंट मिला दिया, अमोनिया का कंटेंट अगर इसमें आपने बढ़ा दिया, तो अमोनिया का कंटेंट बढ़ते ही जैसे ही आप लैब टेस्ट कराएंगे वो नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा बढ़ाएगा, तो प्रोटीन आपका ज्यादा बढ़ा देगा। करेक्ट। तो ये अंदर की बात है, लेकिन जो ट्रेनर है उसको ये बताना चाहिए कि ये है, ये इस तरह से आप बाजार में जाएं, बाजार में जो ऑथेंटिकेटेड चीज है वो जो, ऐसा नहीं कि इंपोर्टेड ब्रांड है तो बहुत अच्छा है, इंपोर्टेड ब्रांड्स में
थोड़ा बहुत स्टीरॉइड्स मिला हुआ रहता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे को जल्दी से जल्दी हम अच्छे रिजल्ट दें। ऐसे इंडियन ब्रांड्स भी हैं जो निश्चित रूप से उसमें स्टीरॉइड्स मिलाते हैं कि भाई जो इसको सप्लीमेंट को लेगा तो डायरेक्ट स्टीरॉइड नहीं लेके इनडायरेक्ट स्टीरॉइड्स ले रहा है, वो इनडायरेक्ट स्टीरॉइड्स लेकर उसकी बॉडी बहुत जल्दी बनती है। अगर आपने कोई सप्लीमेंट लिया और आपको ये लगता है कि ये सप्लीमेंट मेरे को 15 दिन 20 दिन में ही बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है, इसका मतलब उसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि अगर आपने सप्लीमेंट लिया है तो सप्लीमेंट लेकर आपकी बॉडी को रिजल्ट दिखाने के लिए 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का वक्त लगाएगा। ओवरनाइट इसमें 10 के अंदर रिजल्ट नहीं आएंगे। तो ये सारी चीजें ट्रेनर को बताना चाहिए कि भाई आप मार्केट में जाएं और इस तरह से हर चीजें देखें, वेरीफाई करें और फिर उसके बाद लें। जी हाँ। तो शांतनु जी, मतलब जिम सही है या नहीं सही है एक न्यू कमर के लिए जो कि आता है जिम में, आप कहां तक इसको सत्य समझते हैं कि उसको जिम में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अगर आता है तो ट्रेनर के अंडर में हो, ट्रेनर से समझे क्या उसकी अहमियत है चीजों की, जैसा ट्रेनर गाइड करे वैसी डाइट ले, वैसा खाए पिए, तो जिम में जाए तो बढ़िया है। अदरवाइज जिम में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि लोग जाते हैं जिम में कि हमारी बॉडी उसकी तरह बननी चाहिए, एक्स सलमान खान की तरह मेरी बॉडी बननी चाहिए। अब सलमान खान ने कितने ही अपने किए हैं, जिम में जाके एक्सरसाइज किए हैं, ये किए वो किए, यहाँ तक कि उन्होंने घर में अपने पूरा जिम एस्टेब्लिश किया हुआ है। तो इस तरह से लोगों को ये भ्रम हो गया है कि हम जाएंगे मेरी बॉडी अच्छी बन जाएगी तो मेरा ये हो जाएगा, मेरा ये सारी चीजें भ्रमात्मक है। इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आप जाएं तो जरूर जिम में, लेकिन करें वही जो इंस्ट्रक्टर बोलता है। अगर इंस्ट्रक्टर बोलता है कि आपको ये चीज खानी है तो खाइए, नहीं खानी तो ना खाए। लेकिन क्या होता है कि जितने भी लोग आते हैं, आपके जिम में कई लोग आते होंगे, बिल्कुल, आप ये मतलब बताएं क्या आपके जिम में किसी डॉक्टर को भी आपने रखा हुआ है या डॉक्टर का रखना अनिवार्य नहीं है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है वीक साहब आपका। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा जिसको आपने कहा कि जिम में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि जिम करना चाहिए लेकिन वो देख रेख में करना चाहिए। जी, अब जैसे मेरे पास कई बहुत ओवरवेट लड़के आ जाते हैं, बहुत ओवरवेट, जैसे जिसकी बॉडी वेट हाइट टू वेट के हिसाब से जिसका 60 होना चाहिए, वो सोचिए आपकी वो 100 किलो का है। तो मैं सबसे पहले मैं बोलता हूं कि आप जिम, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो जिम है ना, जैसे मैं जो जिम कर रहा हूं, मैं पैशन के लिए कर रहा हूं, ये मेरा कमाने का जरिया नहीं है, मैं इसको अपना पैशन मानता हूं, मैं इसको पैशन के तौर पे लेकर चलता हूं। अगर आपका पैशन है तो आप निश्चित रूप से अच्छी सलाह देंगे। अगर आप पैसे कमाने के लिए करेंगे तो आपको लगेगा चाहे जैसे भी हो मेरे पास पैसे आए। तो ये पैसे की बात नहीं है, बात ये कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा करके अगर आ रहा है, वो आपका शरीर, अपना शरीर आपके पास लेकर आ रहा है कि आप इसको सुधारेंगे, इसको अच्छा करेंगे, तो वो जिस भरोसे के साथ आ रहा है तो वो भरोसा आपको तोड़ना नहीं चाहिए कि मैंने सिर्फ 2 पैसे कमाने हैं तो इसलिए इसका शरीर चाहे किसी भी हो, मैं इसको स्टीरॉइड दे दूंगा, जल्दी जल्दी इसकी बॉडी बना दूंगा, चाहे वो बॉडी खराब हो, क्योंकि मेरे को 2 पैसे मिल रहे हैं, वो मेरे को सप्लीमेंट बेच के मेरे को कमीशन मिल रहा है, या स्टीरॉइड बेचने को उसका कमीशन, या मेरे जिम का मेंबर बन जाए तो मेरे को मेंबरशिप फीस मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। अब जैसे मेरे पास अगर ओवरवेट बच्चे आते हैं, जो काफी ओवरवेट 30 किलो 40 किलो ओवरवेट आते हैं, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि बच्चे ऐसा है कि तुम 15 दिन 20 दिन महीने भर तुम उठो, जल्दी उठने के बाद तुम पार्क में या कहीं तुम थोड़ा सा टहलने की कोशिश करो, चलने की कोशिश करो। आमतौर से जो सीधी सादी एक्सरसाइजेज हैं, जैसे घुटना छूना है, उठ के बैठना है, सिटअप्स करना है, या कुछ भी नहीं तो आप सिर्फ चलो, तो आप 15-20 दिन मैंने अपने शरीर को ये अभ्यस्त बनाए कि आप आके आप जिम में एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। अगर वो इतना ओवरवेट आदमी आ गया और वो जिम में एक्सरसाइज करा रहे हैं आप, और उसकी सांस उखड़ी कल की तारीख में अगर वो नीचे अगर वो गिर गया, तो एक तो ये कि जो फर्स्ट एड है, जो सीपीआर जैसे बोलते हैं, सीपीआर हर किसी ट्रेनर को पता होना चाहिए कि अगर अचानक आदमी की सांस उखड़ जाए, उसका हार्ट काम करना बंद कर रहा है, तो आपको कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कैसे देना चाहिए, आपको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग कैसे देनी चाहिए, वो सीपीआर हर आदमी को पता होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसे, हालांकि हादसे होते हैं तो वो आपके कंट्रोल के बाहर है, लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन ऐसा है कि बहुत ज्यादा ओवरवेट आ रहा है या कुछ जिसकी कंडीशन ही नहीं है,
तो आप कम से कम उसको घर पे बोलें कि आप घर पे पहले 15 दिन 20 दिन महीने भर आप उठें, आप थोड़ा चलें, अपने आप को थोड़ा फिट बनाएं, फिर उसके बाद आप मेरे पास आए। फिर उसके बाद जब वो आता है तो फिर आपको पूछना चाहिए कि भाई जैसे मैंने बोला वैसे तुमने किया क्या, उठे क्या ये। फिर वो जब आ रहा है आप उसको 5 मिनट बिल्कुल सामान्य एक्सरसाइज कराएं, जिससे आपको पता पड़े कि भाई वो करने लायक हालत में है या नहीं है, उसने आपकी बात मानी या नहीं मानी। तो इस तरह धीरे धीरे आप, केजी क्लास का बच्चा है, केजी क्लास के बच्चे को आप सीधे बोर्ड के एग्जाम में नहीं बैठा सकते, बोर्ड का जो परीक्षा जो दे रहा है उसके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नहीं बैठा सकते। तो आप हर क्लास दर क्लास को आगे लेकर जा रहे हैं। तो इसी तरह से जो भी बच्चा आपको ज्वाइन करता है, या बच्चा नहीं जिस भी उम्र का व्यक्ति आता है, तो क्लास दर क्लास उसको धीरे धीरे उसकी बॉडी के हिसाब से आप उसको आगे लेकर चलें। ये नहीं सोचें कि मेरे को सिर्फ कमाना है, ये आप इसको पैशन बनाएं। एक जेंटलमैन्स बिजनेस है ये, आप इसको जेंटलमैन के तौर पे ही रहने दें, इसको पैशन बना के रखें, इसको मनी मिंटिंग सिस्टम नहीं बनाएं, मेरा ये मानना है। अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मैं शांतनु जी, एक अच्छे बॉडी बिल्डर बनने के लिए इंसान को क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं अपने जीवन में? देखिए, फिट रहना, अच्छी सेहत लेना, ये एक बिल्कुल अलग चीज है, और बॉडी बिल्डिंग करना, स्टेज में जाके आपको मसल दिखाना, वो बिल्कुल अलग चीज है। तो बॉडी बिल्डर और फिटनेस, ये दो बिल्कुल नए अलग अलग आयाम है। अब आपने जैसे बॉडी बिल्डिंग बोली, तो बॉडी बिल्डर बनने के लिए जो है वो रास्ता बड़ा दुर्गम रास्ता है, इतना सहज नहीं है। इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, इसके लिए डिवोशन चाहिए, आपको वक्त खपाना पड़ेगा, आपको बिना नागा आपको जिम जाना पड़ेगा। आपका शरीर अगर साथ नहीं दे रहा है तो भी आप ये सोचेंगे कि मैंने वर्कआउट मिस कर दिया, तो आप ये सोचें कहीं ना कोई आपका कंप्यूटर इस टाइम अपना वर्कआउट कर रहा होगा। तो ये एक कंपटीशन, गला काट एक कंपटीशन है, जिसमें आप कदम पीछे नहीं रख सकते। इसमें डेडिकेशन, डिवोशन, सही टाइम पे सही खुराक। आप जिम जा रहे हैं तो जिम के पहले आप ये खा के जाएंगे, आप एक्सरसाइज के दौरान ये खाएंगे, एक्सरसाइज के बाद ऐसा खाएंगे, आप उन चीजों से परहेज जिससे आपकी सेहत खराब होगी। तो ये एक डेडिकेशन, डिवोशन। आप जाएंगे तो आप टाइम नहीं देखें, आजकल जैसे जाते हैं तो भाई मेरे को तो पौन घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर एक्सरसाइज खत्म करनी है, ऐसा नहीं। आप शरीर के ऊपर जाएं, कई बार आपका शरीर थका हुआ होगा, आपको बीच बीच में रेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, आपको वक्त ज्यादा देना पड़ेगा। आप अपने आप को सर्वे सर्वा सब जानने वाला नहीं समझें, आपको ट्रेनर के साथ एक तालमेल बिठा के चलना पड़ेगा। जो बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर हैं उनके भी ट्रेनर्स रहते हैं, वो ट्रेनर जैसे बोलते हैं उसकी बातें सुने आप, क्योंकि वो आपका अहित कभी नहीं चाहता। तो उसके ट्रेनर के मुताबिक आप चलने की कोशिश करें, अपने बॉडी को आप समझने की कोशिश करें और बॉडी को सुनने की कोशिश करें कि आपकी बॉडी क्या बोलती है। अगर बॉडी बोलती है थकान, आप उसको समझें। अगर बॉडी बोलती है आज मेरी तबीयत खराब है, तो आप उसको समझने की कोशिश करें। तो ये सारी चीजें आपको, अगर बॉडी बिल्डर, अगर सफल बॉडी बिल्डर बनना है तो ये सारी चीजें, और प्लस ये कि जहां तक हो सके, अगर बॉडी बिल्डर कंपटीशन है, कंपटीशन आजकल बिना स्टीरॉइड्स के तो होते नहीं है, लेकिन आप ये कोशिश करें कि बिना स्टीरॉइड्स के आप जहां तक चल सकते हैं वहां तक चलें। क्योंकि हो सकता है कि स्टीरॉइड्स लेकर आप 2 साल में बॉडी बनाएं, बिना स्टीरॉइड्स के हो सकता है आपको 5 साल 7 साल लग जाएं। लेकिन 5 साल 7 साल लगने के बाद भी जो बॉडी आपकी रहेगी वो आपकी अपनी होगी, वो उधार की बॉडी नहीं है। जो स्टीरॉइड के साथ आपने बॉडी बनाई वो आपके उधार की बॉडी है। उधार की चीज तो आपको उधार वापस करना पड़ेगा। तो स्टीरॉइड आपने लिए, चीजें आपको वापस करनी पड़ेगी, वापस करने पड़ेगा। मतलब स्टेरॉइड बॉडी के लिए एंड में ये निकल के आता है कि स्टेरॉइड लेना बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक है और हानिकारक है। इसको तो केवल और केवल डॉक्टर के सानिध्य में ही या उसके नॉलेज में हो तो ही लेना चाहिए, क्योंकि कोई चीज को अगर आप शुरू करते हैं तो उसका विड्रॉल भी धीरे धीरे होना चाहिए। अगर उस चीजों को विड्रॉल नहीं करेंगे तो बॉडी में एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे और आपकी बॉडी का जो रिस्पॉन्डिंग सिस्टम है वो बंद होता चला। तो बेहतर ये होगा कि आप अच्छे ट्रेनर और अच्छे डॉक्टर के साथ कॉम्बिनेशन करके चलें तो ये अच्छा एक चीज हो सकता है जिम। जो कि जिम आजकल ये देखा गया है कि जिम हर गली कूचे में खुला हुआ है, हर गली कूचे में खुला हुआ है।
वो कहता है जी हमारी मेंबरशिप ले लो, हम आपको ये दे देंगे, वो कहता है हमारी मेंबरशिप ले लो, हम आपको ये दे देंगे। और यंगस्टर्स जो हैं वो बॉडी बिल्डिंग के लिए कभी किसी जिम में चले जाते हैं, कभी किसी जिम में चले जाते हैं और इंस्ट्रक्टर्स को फॉलो नहीं करते हैं। लास्ट में घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आता है कि मेरी बॉडी बने कैसे। तो कोई वो बोलता है कि भाई बॉडी कैसे बनेगी, स्टेरॉइड ले ले, तू तो स्टेरॉइड लेटर है, तेरी बॉडी बनती है। तो ये सारी चीजें जो हैं एक मिसकंसेप्ट और मिथ जो दिया हुआ है आपके जिम के ऊपर, ये एक बहुत ही खतरनाक चिन्ह है। और ये देखा गया है कि कई लोग आजकल ये भी बोल रहे हैं कि यार जिम में जाना मत, मौत हो जाएगी। अरे मौत हो जाएगी तो उसके रीजन क्या है? रीजन तो देखो, रीजन नहीं देख रहे हैं आप। जिम में जाना नहीं, मौत हो जाएगी क्योंकि जिम वाले ये करते हैं, जिम वाले। ये सारे मिसकंसेप्ट और मिथ जो है ये लोगों के दिमाग से और दिल से निकलने चाहिए, तभी जाके हमारे जिम जो हैं अच्छे जिम उभरेंगे और उनकी लायबिलिटीज बढ़ेंगी। क्योंकि आज के देखा गया है लायबिलिटीज ज्यादा है। मैं बोलिए, एक चीज पॉइंट करना चाह रहा था कि आजकल क्या होता है कि जिम में जो भी यंगस्टर्स जाते हैं तो वो क्या देखते हैं सबसे पहले कि मशीन्स कितनी हैं, कितनी तरह की वाइड मशीन्स आपके पास कितनी है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मशीन्स जो बन रही हैं वो बायोमैकेनिक्स के हिसाब से नहीं है कि आपका शरीर किस हिसाब से, आपका जो जॉइंट है उसकी वर्किंग क्या है, मसल की वर्किंग क्या है, उसके अनुसार साइंटिफिक तरीके से जो मशीन्स हैं वो बनी हुई नहीं है। आजकल मशीन्स खूब बन रही हैं, लेकिन उन मशीन्स को अगर आप यूज करेंगे, आपकी बॉडी, आपके जो मसल्स हैं या आपका जो जॉइंट है वो उस हिसाब से वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन मशीन्स आपको जबरदस्ती करवा रही है। तो वो जब आपकी प्रकृति ने आपको बनाया ही नहीं है कि आप इस हिसाब से चलें, तो आप उस हिसाब से अगर करने की काम कोशिश करेंगे तो अपने जॉइंट्स को आप खराब कर रहे हैं, अपने मसल्स को खराब कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जैसे अगर फ्री वेट्स हैं, पुराने जमाने के फ्री वेट्स हैं, तो फ्री वेट्स अगर हैं और मशीन्स नहीं है तो आप फिर भी अच्छी बॉडी बना सकते हैं। लेकिन अगर मशीन्स हैं, फ्री वेट्स नहीं है, तो आप अच्छी बॉडी नहीं बना सकते हैं। तो आप मशीन्स के ऊपर नहीं जाएं, क्योंकि मशीन्स ही हैं। वो जो इंसान का जिस हिसाब से जो क्रियाकलाप या उसके मसल्स या जो जॉइंट्स जिस हिसाब से काम करने चाहिए, तो वो मशीन्स उसकी एग्जैक्ट डुप्लीकेसी नहीं कर सकता है। जैसे ट्रेडमिल है, ट्रेडमिल में दौड़ना अलग है और सड़क पर या मैदान पर दौड़ना अलग है, क्योंकि ट्रेडमिल का पट्टे को घूमने के लिए अगर आप दौड़ते हैं तो आपके नी जॉइंट के ऊपर और हिप्स के ऊपर उसका गलत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप उसके पट्टे के विपरीत दौड़ रहे हैं। अगर आप मैदान में दौड़ेंगे तो वो कोई आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो आप दौड़े तो आप ट्रेडमिल पे दौड़ें, आप मैदान पे दौड़ें। आप साइकिल अगर आपको चलाना है तो साइकिल बेहतर ही है, आप क्या खुली हवा में चलाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, तो आप खुली हवा में साइकिल चलाएं। तो इस तरह से मेरा ये मानना है कि आपको अपने किसी के बोलने पर नहीं जाएं, आप अपने स्वयं के विवेक के ऊपर आप चलें और देखें कि ये मशीन जो आप यूज कर रहे हैं ये क्या प्रकृति के तौर पे ये मशीन सही हैं। ये आप देख के चलें, वो थोड़ा अच्छा रहेगा। शांतनु जी, आप हमारे नवयुवकों को, जो हमारे नवयुवक हैं जो कि अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं और जो फिर इस मिथ में फंस जाते हैं, तो उनके लिए एक बढ़िया सा सुझाव दे दीजिए ताकि उनको क्लियर मैसेज चले जाए। 3 लाख लोग हमारे को देख रहे हैं, 3 लाख प्लस देख रहे हैं, तो उन सबके सामने एक अच्छा मैसेज जाए कि हाँ, कोई ट्रेनर आए थे एटीवी पे और ये शिक्षा दे के गए, ये शिक्षा हमें लेनी चाहिए। आप बताइए यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज है आप? बिल्कुल, मेरा जो मैसेज है वो क्लियर कट है। एक ही चीज, सबसे पहले आप एक्सपीरियंस पे जाएं कि एक्सपीरियंस अगर नहीं है, एक्सपीरियंस काउंट करता है हर चीज में। अगर आप टीचर के पास जाएंगे आप देखेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे आप देखेंगे, किसी के व्यक्ति के पास भी आप जाएंगे, उसका एक्सपीरियंस क्या है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, साल 2 साल का वो करके वो ट्रेनर है या उसने जिम खोल लिया है, तो पहली चीज उसका एक्सपीरियंस कितना है, दूसरा उस व्यक्ति का पैशन कितना है, क्या वो सिर्फ कमाने के लिए वो कर रहा है। अगर मेरे पास जिम में अगर एक लड़का एक दिन नहीं आता है तो अगले दिन वो आता है, तो मेरा पहला सवाल ये होता है कि भाई आप कल क्यों नहीं आए, क्या कारण है। क्योंकि मेरा ये कि आपकी तबीयत सही नहीं थी, आप कल क्यों नहीं आए। या 2 दिन 3 दिन होता है तो उसका मोबाइल नंबर मेरे पास रहता है, तो मैं मोबाइल पे उसको फोन करता हूँ कि भाई 2 दिन 3 दिन हो गए, तब आपकी सेहत तो सही है, तबीयत सही है, घर पे तो कुछ नहीं हुआ है। अगर घर पे, क्योंकि आप जिम के मेंबर नहीं, आप हमारे जिम के मेंबर के साथ साथ आप एक फैमिली मेंबर हो गए, आपके घर में कोई परेशानी नहीं है,
अगर कोई आपके घर में तो वो भी बताएं आप मेरे को। तो ये जुड़ाव वो आदमी को, मेंबर को लगना चाहिए कि जो जिम है वो मेरे साथ कितना जुड़ा हुआ है और मैं जिम के साथ कितना जुड़ा हुआ हूँ। एक्सपीरियंस, पैशन, जुड़ाव, जो स्किल है, जो ट्रेनर है या जो ओनर है उसकी स्किल और एक्सपर्टीज कितनी है। एक डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है, डॉक्टर 10 ऑपरेशन करते हैं, लेकिन 2 डॉक्टर्स का काम बहुत अच्छा होता है कि ये जो 2 डॉक्टर्स हैं भाई, इनका ऑपरेशन बहुत बढ़िया है। तो ये जो 2 डॉक्टर्स हैं, तो निश्चित रूप से आप इन 2 डॉक्टर्स के पास जाना पसंद करेंगे क्योंकि इनके पास स्किल है, एक्सपर्टीज है। तो स्किल और एक्सपर्टीज को आजकल हो क्या गया है, अगर मेरे घर के पास अगर कोई जिम खुल गया है तो लोग ये सोचते हैं कि भाई घर के पास जिम है तो मैं चला जाता हूँ, वो फालतू में 4 किलोमीटर दूर जिम में क्यों जाऊंगा। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप डॉक्टर के पास डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के हिसाब से जाएंगे। डॉक्टर अगर बोलता है 7 बजे तो आप 7 बजे जाएंगे। आप डॉक्टर को ये नहीं बोलेंगे, आप मेरे को जैसे लोग बोलते हैं कि साहब मैं 7 बजे नहीं आ सकता, मैं तो रात को 10 बजे आऊंगा। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अगर 7 बजे का अपॉइंटमेंट देता है तो आप 7 बजे ही उसके पास जाते हैं। आप अच्छे डॉक्टर के लिए आप ये नहीं देखते हैं कि डॉक्टर मेरे घर से आधा किलोमीटर दूर है या डॉक्टर मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है। अगर 10 किलोमीटर दूर भी आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप अपनी सेहत के, अपने शरीर के साथ आप खिलवाड़ नहीं करें। आप अच्छे ट्रेनर के पास, अच्छे जिम में, अच्छी स्किल, अच्छे एक्सपीरियंस, अच्छी एक्सपर्टीज, ये सारी चीजें आप देखें। आप शोबाजी पे नहीं जाएं कि इसमें इतने एसीज लगे हुए हैं, इसका म्यूजिक सिस्टम इतना है और ऐसे लोग आ रहे हैं तो भाई मैं भी चला जाता हूं, ऐसे नहीं। आप देखें चीजों को, आप जज करें और उसके हिसाब से आप जाएं तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सही। तो शांतनु जी, अब हम यहीं पे इस सवाल और जवाब को खत्म करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम ये चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे थे उसको अपने ज़हन में उतारें कि एक अच्छा जिम और जो दूसरे जिम में क्या कमी होती है। एक्सपर्ट्स जो हैं जिम के, उनके पास जाना चाहिए और जिनका अधिक एक्सपीरियंस हो उसी जिम में जाना चाहिए, जबकि जिम के आउटर लुक पे मत जाएं, इनर लुक पे मत जाएं। जिम का जो ट्रेनर है उस ट्रेनर का एक्सपीरियंस देखने के बाद ही आप जिम में एंट्री लें, और जिम में एंट्री लेने के बाद इतने दाग धुल जाएंगे। और कीटाणु का क्या? मासी ऐसा गुस्सा करेंगी मम्मा। आज दाग के साथ कीटाणु हटाना भी जरूरी है। नया फेना जर्म क्लीन, जो सिर्फ दाग नहीं हटाए 99% तक कीटाणु भी। ये लैब से प्रमाणित है, इसलिए फेना ही लेना।